एक बार की बात है, राजू नाम का एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था। वो मिट्टी के हर प्रकार की चीजें बनाता था। उसके घर में उसमें बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, जैसे कि कुत्ता, बकरी, बहुत सारी मुर्गियां, और ये सभी जानवर उसने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रखे हुए थे। घर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा था और वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बाकी कई सारे पक्षी आते थे और वहां सभी घर के पालतू जानवरों से बातें करते। उस घर के सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वो सब एक परिवार की तरह रहते थे। कुछ दिनों की बात है, जब भी घर की मुर्गियां अंडे देती थी, तब कोई वो अंडे चुरा कर ले जाता था और किसी को पता नहीं चलता था कि वो अंडे किसने चुराए हैं। इसीलिए सभी मुर्गियां बहुत परेशान हो गईं। एक बार मिकी मुर्गी ने अंडे दिए और वो बहुत खुश थी। अब जल्दी से मेरी मुलाकात मेरे बच्चों से होगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब इंतजार नहीं कर सकती मेरे बच्चों से मिलने के लिए। सभी मुर्गियां मिक्की के लिए बहुत खुश थीं, पर उस रात को मिक्की के अंडे चोरी हो गए। जब उसे सुबह ये बात पता चली, अरे नहीं, मेरे अंडे किसने चुरा लिए? मेरे बच्चे किसने चुरा लिए? कोई पता करो, कोई ढूंढो, मेरे अंडे किसने चुरा लिए हैं? ये कहकर जोर जोर से रोने लगी। बहुत ढूंढने पर भी मिक्की के अंडे नहीं मिले। किसी ने किसी को ऐसा करते देखा भी नहीं था, और किसने चुराए होंगे ये भी कह पाना मुश्किल था। घर के सभी जानवर बहुत परेशान थे। अब बाकी मुर्गियां सतर्क हो गई। वो बहुत सावधानी बरतने लगी। अपने अंडे को बचाने के लिए वो रात भर जगती थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी कोई मुर्गी अंडे देती, उसके कुछ दिन बाद ही रात को वो अंडे चोरी हो जाते थे। इसी बीच सोनू मुर्गी जल्दी ही अंडे देने वाली थी। वो पहले से ही अंडे चोरी होने की बात से बहुत परेशान थी। उसे अपने अंडे किसी भी कीमत पर बचाने थे। सोनू मुर्गी बहुत सोचने के बजाय भी उसे अपने अंडे बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसीलिए बहुत दिन रात परेशान रहती थी और कोई रास्ता ढूंढने के बारे में सोचती रहती थी। अब उसका अंडे देने का समय नजदीक आया हुआ था। उस रात को राजू कुमार ने उसने बनाए हुए मिट्टी के मटके घर के पिछले आंगन में आंखें रख दिए। वो बहुत सारे थे और उससे आधा आंगन भर गया था। सोनू मुर्गी उन लड़कों को देखकर अपने अंडों के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं अपने अंडे इन्हीं लड़कों में से एक मटके में रख देती हूँ। ये बहुत सारे लड़के हैं, उसमें तो कोई अंडे को नहीं ढूंढेगा। बस यही मेरे अंडे को बचाने का आखिरी जरिया है। और उसी रात को सोनू मुर्गी उन लड़कों में से एक मटके में अपने अंडे देती है और वो छुपाकर रखती है। दूसरे दिन सुबह सुबह घर के पिछले आंगन के बड़े से पेड़ पर काला कौवा आकर बैठता है। सोनू मुर्गी जल्द ही अंडे देने वाली थी। पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है और यहाँ किसी मुर्गी ने अभी तक अंडे नहीं दिए। इतने दिन इनके अंडे खाकर मजा ही आ गया। बेचारे बहुत परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते कि किसने अंडे चुराए, पर अभी तो भूख लगी है। तभी वो देखता है कि सोनू मुर्गी ने अंडे तो दिए हैं। वो पेड़ पर से ही अंडों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो अंडे नहीं मिलते। फिर वो धीरे से जाकर उस आंगन में बैठ जाता है। अरे टॉमी, मुझे लगा सोनू मुर्गी अंडे देने वाली, और उसे देखकर यह लग रहा है कि उसने अंडे दे दिए हैं, पर वो अंडे हैं कहाँ? मुझे भी नहीं पता, और यहीं कहीं है। किसी को अंडे कहाँ हैं ये बात पता ना चले, ताकि वो अंडे चोरी ना हो। काला कौवा तब हंसता है। हा 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 हा, यह भी सही है, अंडों को हमें बचाना होगा। वो वहां बैठे बैठे इधर उधर अंडे की खोज में नजर फिराता है, पर उसे अंडे कहीं भी नहीं मिलते। आखिरकार वो हार मानकर पेड़ पर चला जाता है। बाकी कुछ दिन वो रोज पेड़ पर आता है और अंडों की खोज करता है, पर उसे वो अंडे नहीं मिलते। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह जब वो पेड़ पर आकर बैठता है, तब वो देखता है कि सोनू मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं और सोनू मुर्गी बहुत खुश नजर आती है। अरे ये क्या, इसके तो बच्चे हो गए। पता नहीं उसने अंडे कहाँ छुपा कर रखे थे। सोनू मुर्गी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही होती है और बहुत खुश होती है। सोनू, तुमने आखिरकार अपने बच्चों को बचा ही लिया। सभी जानवर सोनू मुर्गी के लिए बहुत खुश होते हैं। आगे से सोनू मुर्गी सभी मुर्गियों को अंडे बचाने का तरीका बताती है। तब से काले कौवे को मुर्गियों के अंडे खाने नहीं मिलते और सभी मुर्गियां अपने अपने अंडे बचा लेती है। इससे हमें ये सीख मिलती है
कि किसी भी मुश्किल को हम दिमाग से काम लेकर पार कर सकते हैं। बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्राणी थे। सभी प्राणी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और बहुत खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक जादुई मछली रहती थी जो उड़ सकती थी। उस मछली को सब मछली परी कहते थे, पर किसी ने भी उसको कभी उड़ते हुए नहीं देखा था। मछली परी को जंगल के जानवर बहुत मानते थे। जंगल के सभी प्राणी उनकी परेशानी लेकर उस मछली के पास जाते थे और मछली को अपनी परेशानी कह के उसमें से रास्ता निकालने को कहते। मछली हमेशा अपनी पावर से जंगल के जानवर की सहायता करती थी, इसीलिए सभी जानवर मछली के पास जाते थे। एक बार एक मोटा हाथी मछली के पास गया। उसके पैर पर बहुत बड़ी चोट लगी थी। मछली परी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ, बताओ। मछली परी, मेरे पैर में बहुत बड़ी चोट आई है। उस वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा और मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मेरी सहायता करो और ये चोट ठीक कर दो। मछली परी ये बात सुनकर कहती है, क्यों नहीं। ये कहते ही मछली परी अपनी आंखें बंद करती है। तभी तालाब का पानी हिलने लगता है, मानो तूफान आया हो। तब तालाब का थोड़ा पानी हाथी के पैर से गोल गोल घूमता है। मछली परी अपनी आंखें खोलती है और सब शांत हो जाता है। हाथी अपने पैर की तरफ देखता है तो उसकी चोट ठीक हुई उसे नजर आती है। ये बात देखकर मोटा हाथी बहुत खुश हो जाता है और कूदने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मछली परी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और वहां से निकल जाता है। उड़ती परी के पास एक बार एक बंदर गया। बंदर उड़ती परी को कहता है, उड़ती परी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ, मुझे बताओ। उड़ती परी, मुझे खेलना बहुत पसंद है और अपने पूंछ पेड़ पर लगाकर झूलना मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी पूंछ बहुत छोटी है। कृपया मेरी सहायता करो और मेरी पूंछ लंबी करो। क्यों नहीं, कहती है और अपनी आंखों से बंदर की पूंछ को देखती है। तभी उसकी आंखों से नीली बिजली जैसी रोशनी निकलती है और बंदर की पूंछ को छूती है। तभी बंदर की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है। बंदर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद मछली परी, आपकी वजह से अब मैं पेड़ पर बहुत खेल सकता हूँ। और खुशी खुशी वापस लौट जाता है। जंगल में बहुत सारे प्राणी मछली परी को बहुत मानते थे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो उससे बहुत जलते थे। उसमें थी धूर्त लोमड़ी और भूरा भालू। उन दोनों को मछली परी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उससे बहुत जलते थे क्योंकि जंगल के सभी प्राणी उसके पास मदद मांगने जाते थे। उनको लगता था मछली परी को किसी ने कभी उड़ते हुए तो नहीं देखा, तो इसको सब इतना क्यों मानते हैं। भूरा भालू को मछलियां खाना बहुत पसंद था, पर मछली परी की वजह से बाकी मछलियों को खाना भी नामुमकिन हो गया। जंगल के प्राणी मछली खाने नहीं देते थे, इसीलिए उसे मछली परी का बहुत गुस्सा आता था। दोनों मिलकर मछली परी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। मैं तो उस मछली को 1 सेकंड में पकड़ सकता हूँ, उससे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। क्या नहीं, बस एक बार हमारे हाथ लग जाए। झूठी कहीं की, उसे किसी ने उड़ते हुए कभी नहीं देखा और कोई मछली कभी उड़ नहीं सकती। कितना झूठ बोलती है। रात को दोनों मछली परी को पकड़ने की साजिश बनाते हैं। दूसरे दिन दोपहर को उड़ती परी के तालाब पर जाते हैं। लोमड़ी तालाब के बाहर कोई आ तो नहीं रहा है, ये देखने को रुकती है और भालू तालाब के अंदर उतर जाता है। कुछ ही देर में उसे मछली परी नजर आती है। वे अकेले ही तालाब में घूम रही थी। मौका पाते ही भूरा भालू मछली परी को पकड़ लेता है और तालाब से बाहर आता है। उसे ऐसा पकड़ा हुआ देखा दोनों भी हंसने लगते हैं। मैं तुम्हें अब कच्चा चबा जाऊंगा। और कभी झूठ नहीं बोल पाएगी।
जैसे ही भूरा भालू मछली परी को खाने वाला होता है, मछली परी जोर से हिलती है और उसके दो बड़े बड़े सोने के रंग के पंख आ जाते हैं। उसे देखकर भूरा भालू डर जाता है और उसे हाथ से छोड़ देता है। मुझे पता था कि तुम दोनों को मुझसे कुछ शिकायत है, पर तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं था। मैं अब तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तभी वो अपनी आंखों से गुस्से से भूरे भालू की तरफ देखती है। तब नीली बिजली जैसी रोशनी निकलती है और भूरे भालू को छूती है। तभी भूरे भालू चूहे की तरह छोटा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और फिर लोमड़ी की तरफ देखती है। फिर से वो नीली रोशनी आकर लोमड़ी को छूती है और धुर्त लोमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, मुझे कृपया पहले जैसा बना दो। मछली परी, मैं आगे से तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। मुझे पहले जैसा बना दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मछली परी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और जोर जोर से रोने लगते हैं। जंगल के जानवर आ जाते हैं। दोनों की हालत देखकर उन पर हंसने लगते हैं। मैं तुम दोनों को इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कुछ दिन अब ऐसे ही गुजारो और कुछ दिन ऐसे ही रहो। और निकल जाती है। भूरा भालू और धुर्त लोमड़ी ये देखकर रोने लगते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। एक बार की बात है, एक जंगल में शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई। राजा शेर खान इस बात से बहुत दुखी हो चुके थे। साथ ही साथ अपने बच्चे को कैसे संभाले इससे भी बहुत परेशान थे। राजा शेर खान का बेटा, जिसका नाम रॉकी था, उसकी जन्म से ही तबीयत थोड़ी कमजोर थी। उसे माँ के दूध की जरूरत थी, पर शेरनी के गुजर जाने से उसे दूध मिलना मुश्किल था। राजा शेर खान एक तालाब के पास बैठकर इसी बारे में सोच रहे थे। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसकी तबीयत सुधारने के लिए कोई तो रास्ता होगा। मुझे धीरज से काम लेना होगा। शेरनी के बाद मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। इसी जंगल का सबसे बूढ़ा हाथी वहां पर पहुंचा। राजा शेर खान की जय हो। पर वो देखता है कि राजा शेर खान किसी गहरी सोच में है और बहुत परेशान दिख रहे हैं। राजा शेर खान, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ रास्ता ढूंढ पाऊं। आप इस जंगल में सबसे बड़े हैं, आप ही मुझे रास्ता बताइए। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी कमजोर है, उसे किसी भी हालत में दूध की जरूरत है। अब शेरनी के बिना मैं उसे दूध कहाँ से लाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना भी सोचूं कोई रास्ता नहीं आ रहा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ शेर खान, पर मेरे पास एक रास्ता है। आपको पसंद आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। अगर उससे मेरे बेटे की जान बच सकती है तो क्यों नहीं? जंगल में गाय है, आप उससे जाकर दूध के बारे में क्यों नहीं पूछते? गाय का दूध अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके बेटे को उसी की जरूरत है तो गाय के दूध से बेहतर क्या हो सकता है? ये तो बात सही है, मैं भी उसके पास जाता हूँ। राजा शेर खान जंगल की गाय के पास चले जाते हैं। गाय शेर खान को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। राजा शेर खान की जय हो। क्या बात है शेर खान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ शेर खान? शेर खान बीती बातें गाय को बता देता है। मैं खुशी खुशी आपकी मदद करना चाहूंगी राजा शेर खान। चलिए मैं अभी आपके पास चलती हूँ। शेर खान सोनू गाय को अपने बेटे के पास लेकर आते हैं। तब से हर रोज सोनू गाय अपना दूध राजा शेर खान के बेटे को पिलाने लगी। कुछ ही दिनों में राजा शेर खान की बेटे की तबीयत तंदुरुस्त हो गई, और 2 महीने बाद जब राजा शेर खान का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसे दूध पीने की जरूरत नहीं थी। वो अब शिकार करने लगा था। सोनू, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आप जंगल के लिए जो कुछ करते हैं उसे आगे या तो कुछ नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं आपके कुछ काम आई। ऐसा कहकर वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोनू गाय तालाब के पास चरने जाती है। वहाँ पर अचानक से 2 हाइना आ जाते हैं। सोनू को समझ आता है कि अब वो उसका शिकार करने वाले हैं। उसके पास कोई भी चारा नहीं था, फिर भी वो मदद के लिए उधर उधर देखने लगती है। यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, और तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर वो सोनू के पास जाने लगते हैं। हिम्मत हार के सोनू गाय वहीं पर खड़ी रहती है, पर अचानक से उसके सामने रॉकी आ जाता है। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, नहीं तो यहीं पर मारे जाओगे। तुम इस गाय को बचाकर क्या खुद खाना चाहते हो? हमें भूख लगी है, तुम रास्ते से हट जाओ। मैं इसे नहीं खाने वाला, और ये गाय मेरी माँ समान है।
मैं तुम्हें ऐसा चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप वापस चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर रॉकी गुर्राने लगता है। हाइना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कुछ कहने ही वाले होते तब उसमें से एक हाइना शेर खान को सोनू गाय के पीछे देख लेता है। दोनों डर जाते और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी, तुमने आज मेरी जान बचाई। ये क्या कह रही हो? जान तो तुमने मेरी बचाई और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ सोनू रॉकी, और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, शेर खान और कालू चीता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे। शेर खान और कालू चीता एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। समय बिताने के लिए वो दोनों जंगल के तालाब के पास घूमने जाते रहते और वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते। दोनों हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों तालाब किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण तालाब के पास पानी पी रहा है। वो देखो कालू, हमारा शिकार। चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही थी, चलो फिर। दोनों धीरे धीरे करके हिरण के पास जाने लगते हैं। उस हिरण के थोड़ी नजदीक पहुंचते ही शेर खान और कालू चीता ये देखते हैं कि वो हिरण पहले से ही जख्मी है और जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोनों को उस हिरण पर दया आ जाती है। ये तो पहले से ही जख्मी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आज ये भी करके देखते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों हिरन के पास चले जाते हैं। शेर खान और कालू चीता को अपने सामने देखकर हिरन बहुत ही डर जाता है। वो वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है पर वही जोर से गिर जाता है। तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या? हाँ, वैसे भी तुम्हें खाकर हम दोनों की भूख नहीं मिटने वाली। इस बात पर कालू चीता जोर से हंसता है। हाँ यार, ये बात तो सही है, ये है ही की तरह छोटा, इसे खाकर क्या करेंगे। हिरन को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। अच्छा सोनू, अब चलो तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने होगा। कालू चीता और शेर खान सोनू हिरन को छोटू खरगोश के पास ले जाते हैं। छोटू खरगोश जंगल में जड़ी बूटी बनाने का काम करता था। शेर खान और कालू चीता एक हिरन के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां पर ले आए हैं। ये सोचना भी उसे अजीब लगता है। वो सोनू हिरन के जख्म पर मरहम लगाता है और सोनू हिरन 2 दिन में ठीक हो जाता है। सोनू हिरन ठीक होते ही उसी तालाब के पास वापस जाता है। उसे वहां पर शेर खान और कालू चीता खेलते हुए नजर आते हैं। सोनू हिरन उनके पास जाता है। मैं तुम दोनों को शुक्रिया कहने यहाँ आया हूँ। अरे सोनू, तुम तो बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। सोनू हिरन मुस्कुराता है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? शेर खान और कालू चीता इस बात पर जोर से हंसते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अब से हमारे नए दोस्त हो और अब से हम किसी को भी तुम्हें जख्मी करने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सोनू हिरन बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से इन तीनों की दोस्ती शुरू होती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सभी की एक दूसरे के साथ दोस्ती थी। इन्हीं सब के बीच वहां पर मोटू नाम का एक हाथी रहता था। वो शरीर से बहुत बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था। सभी जानवर उसके सामने छोटे दिखते थे और खुद में ताकत होने की वजह से मोटू हाथी बहुत ही घमंडी था। वो किसी से बात नहीं करता था और हर किसी जानवर को अपने से कम समझता था। मोटू हाथी के सामने जंगल का कोई भी जानवर जाने से डरता था क्योंकि मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता था और वो जानवरों को मारने लगता था। एक बार बबलू बंदर पेड़ पर बैठकर आराम से केले खा रहा था। बबलू को केला खाते देख मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो बबलू के पास गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे केले खाओ? अगर तुम केले खाओगे तो मेरे कुछ नहीं बचेगा। इस जंगल के सभी केले मेरे हैं और मेरी इजाजत के बिना कोई केला नहीं खाएगा। मोटू, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये केले तुम्हारे कैसे हो सकते? ये तो मैंने पेड़ से तोड़कर खाए हैं और अगर मैं केले नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इस बात पर मोटू को और गुस्सा आता है। उसने अपनी सूंड से बबलू को पकड़ा और गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। बबलू बंदर को इसमें बहुत चोट आती है। सभी जानवर ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी जंगल के मैदान पर मिलते हैं। शेर खान, आप कुछ कीजिए, हम इस मोटू से बहुत परेशान हो गए हैं। देखो उसने बबलू का क्या हाल किया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर अगर मोटू को मैंने कुछ कहा तो उसे फिर से गुस्सा आ जाएगा और वो इस जंगल में तबाही मचा देगा। उसमें कई सारे जानवर जख्मी हो सकते हैं। मुझे इसीलिए क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। कालू चीता ये सब सुनता है और वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मोटू हाथी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लगने पर वो जंगल के तालाब के पास पानी पीने चला जाता है। तालाब के पास जाते वक्त वो देखता है वहां पर सोनू गाय पानी पी रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या, तुम्हें यहाँ पर पानी पीने तुम्हें दिख नहीं रहा?
मैं तुम्हारे सामने रास्ते में थोड़ी ना हूँ, तुम भी तो पानी पी सकते हो। मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से पानी भी मत पियो, दूर हो जाओ यहाँ से। ये तालाब तुम्हारे थोड़ी ना है, ये जंगल के सभी जानवर इस तालाब से पानी पीते हैं। तुम होती कौन हो मेरे सामने मुंह चलाने वाली? और वो दौड़ता हुआ जाता है और सोनू गाय को धक्का दे देता है। सोनू गाय नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। तभी वहां पर कालू चीता आ जाता है। मोटू, तुम्हारा ये तमाशा बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोटू हाथी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? हैं? तुम मेरे सामने कितने छोटे हो, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं अकेला तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ, पर तुम भी तो अकेले इस पूरे जंगल के जानवरों के सामने कुछ नहीं हो। क्या? और वो अपने पीछे देखता है, वहां पर जंगल के सभी जानवर होते हैं। जंगल के सभी जानवर तुम्हारे बर्ताव से तंग आ चुके हैं। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो सभी जानवरों से मिलजुल कर रहना होगा, वरना इस जंगल से चले जाओ। तुम लोग होते कौन हो मुझे इस जंगल से निकालने वाले? हम भी इस जंगल में रहते हैं मोटू, और इस जंगल पर हम सब का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मोटू हाथी ये सुनकर जोर से हंसने लगता है, पर तभी जंगल के सभी जानवर उसकी ओर गुस्से से बढ़ रहे थे। मोटू हाथी को अब क्या करूं समझ ही नहीं आता है। मोटू हाथी मन में सोचता है, अगर मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम आगे से ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम में से कोई एक तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सा, तो हम सब एक साथ खड़े होकर तुमसे मुकाबला कर सकते हैं, याद रखना। मोटू हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो धीरे धीरे कर जंगल के जानवर से दोस्ती करता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद की ताकत का दूसरों पर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। बारहसिंगा और गेंडा। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मध्य प्रदेश के जंगल बहुत खास हैं। आज जंगल में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। बहुत भयंकर समस्या है। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है। मेरा भी परिवार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे सारे जानवर मरते जा रहे हैं। इस समस्या का हल कैसे होगा? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह समस्या किस कारण से है। आप तो हम सबसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। आप ही बताइए, इस समस्या का क्या कारण है? यह समस्या जंगल में नहीं, बल्कि शहरों में पैदा हुई है और अब जंगलों को बर्बाद कर रही है। चलो, मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूं। ये इंसान हैं। हाँ, वही इंसान जो हम सभी जानवरों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। हमारी कहानी को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर दिखाने वाले इंसानों को यह एहसास भी नहीं है कि हमारे घरों को उजाड़कर वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन हमारे घरों को इंसानों से कैसा खतरा? हम तो यही जंगल में रहते हैं और इंसान दूर शहरों में। ये मत भूलो दोस्त, क्या जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंगें बनी हैं, वो भी कभी घने जंगल हुआ करते थे। फिर क्या हुआ उन जंगलों को? और एक पौधा लगाते हुए 25 इंसान फोटो खिंचवाते हैं। हमारे घरों को बर्बाद करके अपने घरों में बढ़िया फर्नीचर लगाए। लेकिन भगवान के बनाए हुए इन जंगलों पर इंसानों का भी तो अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन उपयोग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जरूरत जंगलों से पूरी करे और नए पेड़ लगाए तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान पेड़ लगाते हैं। हाँ, इंसान पेड़ लगाते हैं। 100 पेड़ काटकर 2 पेड़ लगाते हैं इंसान। मल्टी बिल्डिंग्स, हाईवेज, फैक्ट्रियों के नाम पर हजारों एकड़ जंगल काट दिए गए। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को जू ले जाकर पिंजरे में कैद बेबस जानवरों को दिखाते हैं। घरों में पेट लवर बनने के लिए मासूम जानवरों को पिंजरों में जंजीरों से बांध कर रखते हैं। और हद तो तब होती है जब ये इंसान अपने स्वाद के नाम पर कई जानवरों को खा जाते हैं। दादा, इंसानों को भी भगवान नहीं बनाया है, फिर इंसान इतना मतलबी कैसे हो गया? भगवान ने तो सिर्फ इंसानों को बनाया है, मतलबी तो इंसान खुद की काबिलियत से बना है। दादा, अब हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या बला है? प्रकृति मां ने हम सबको पाला है, लेकिन हमारी गलतियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, जिससे अब प्रकृति मां बच्चों यानी हमें उसकी सजा देगी। गलती जितनी बड़ी, सजा भी उतनी ही बड़ी। भयानक बाढ़, तूफान,
बहुत ज्यादा बरसात या बहुत कम बरसात, पहाड़ों का टूटना, ये सब होगा। लेकिन इसका क्या उपाय है? इस समस्या को सिर्फ वही सुलझा सकता है। पर कौन दादा? जो ये वीडियो देख रहा है। जी हां, आप। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे घर, हम सबके घर, यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हम सब एक साथ आकर सावन के महीने में जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, बच्चों को इस काम के लिए प्रेरित करें और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों को ना करें। दादा, क्या यह हमारी बात सुनेंगे? पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब सुन रहा है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त थे। एक था कालू चीता और दूसरा था बबलू बंदर। बबलू बंदर और कालू चीता एक ही पेड़ के पास रहते थे। पेड़ के ऊपर बबलू बंदर रहता था और उसी पेड़ के नीचे कालू चीता रहता था। बबलू बंदर को गॉगल्स पहनना बहुत पसंद था। वो हर समय गॉगल पहने रखता था। बबलू, अब तू गॉगल उतार दे, अभी तो रात हो गई है। तुझे कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? अरे कालू, यह गॉगल मेरे शरीर का हिस्सा ही है। ऐसे तू समझ ले, मैं इन्हें कभी नहीं उतारूंगा। कालू चीता इस बात पर हंसता है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो दोनों खेल रहे थे। भागते भागते बबलू बंदर जोर से मुंह पर गिर जाता है और उसका गॉगल टूट जाता है। बबलू बंदर ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे, इतने में क्यों रो रहे हो? दूसरा ले लेंगे ना। मुझे अभी चाहिए, मैं अभी दुकान से जाकर गॉगल ले जाता हूँ। कालू चीता कुछ और कहने से पहले ही बबलू बंदर जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। पता नहीं है बबलू कब बड़ा होगा। अब शाम होने की आती है पर बबलू बंदर वापस नहीं आता। पता नहीं ये बबलू कहाँ रह गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी छोटू खरगोश वहां पर भागते भागते आता है। कालू, कालू, क्या हुआ छोटू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कालू, बबलू को शेर खान के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। क्या? वो क्यों? शेर खान के पास जाने वाले केले चोरी हो गए हैं और वहीं पर बबलू बंदर उनको मिल गया। शेर खान को ऐसा लग रहा है कि बबलू ने ही चोरी की है, इसीलिए उसे पकड़ कर ले गए हैं। ये बात सुनते ही कालू चीता भागते भागते शेर खान के पास चला जाता है। शेर खान, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त रंगे हाथों पकड़ा गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उसे बात करने दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। शेर खान कालू चीता को बबलू बंदर के पास जाने देता है। बबलू, ये सब क्या है? कालू, मैंने सच्ची में चोरी नहीं की है, मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, रास्ते से जा रहा था और मुझे वहां पर केले के छिलके पड़े हुए दिखे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्हें खाकर यहाँ पर किसने डाल दिया। अभी तभी अचानक से शेर खान के सैनिक आए, मुझे पकड़ कर ले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कालू तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बबलू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर कालू चीता शेर खान के पास वापस जाता है। शेर खान, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, तब तक मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। शेर खान थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, कल रात तक तुम मुझे असली वाले चोर पकड़ कर दो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कालू चीता घर आके सोचने लगता है, मुझे बीती बात सही तरह से सोच रही होगी, मैं कल उसी रास्ते से जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। सुबह होते ही कालू चीता बबलू बंदर की गॉगल वाली शॉप के रास्ते से जाने लगता है। चोरी बबलू बंदर के घर से और गॉगल के शॉप के बीच में हुई थी। कालू चीता उस जगह की ठीक तरह से जांच करने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो ढूंढता रहता है। अब शाम होने को आती है, तभी उसे उस जगह में थोड़ी दूर एक अंगूठी मिलती है। कालू चीता वो अंगूठी ठीक तरह से देखता है तो उसे याद आता है कि अंगूठी तो गोलू गोरिल्ला की है। सभी गोरिल्ला जंगल के धनेदार हिस्से में रहते थे। कालू चीता वहां पर चला जाता है। झाड़ियों से छुपकर वो देखता है तो गोलू गोरिल्ला चोरी किए हुए केले खा रहा था। गोलू, तुम्हें मानना होगा, तुमने तेरे सारे केले लाकर ही दिखाए, पर गोलू, तुम्हें तेरे सारे केले मिले कहाँ से? तुम उसकी चिंता मत करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई शर्त जीत गया कि मैं बहुत सारे केलों का इंतजाम कर सकता हूँ। अपना दोस्त किसी और की शर्त की वजह से जेल में बंद है, इसका कालू चीतों को बहुत गुस्सा आया। कालू चीता छलांग लगाकर उनके सामने आ जाता है। कालू चीतों को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ कालू, ऐसे अचानक से हमारे सामने आ गए और इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी शर्त की वजह से क्या हुआ है? गोलू गोरिल्ला और बंटी गोरिल्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं।
तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त बबलू बंदर शेर खान की जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केलों की चोरी उसने की है। क्या गोलू तुमने अकेले शेर खान से चुरा है? गोलू गुरिल्ला कुछ नहीं कह पाता। तुम अब मेरे साथ चलोगे और शेर खान से माफी मांगोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू गुरिल्ला डर जाता है, पर उसे समझ आता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। कालू चीता गोलू गुरिल्ला को शेर खान के पास लेकर जाता है। शेर खान, ये रहा तुम्हारा असली वाला चोर। इसने एक शर्त की वजह से वो सारे केले चुराए थे। मुझे माफ करो शेर खान, मुझे माफ करो। मुझे नहीं पता था वो केले आपके थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। शेर खान, इसके बारे में क्या करना है वो बाद में सोचो, पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो। शेर खान बबलू बंदर को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। कालू चीता बबलू बंदर को अपने सीने से लगाता है। शेर खान गोलू गुरिल्ला को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर देता है, ताकि वो आगे से ऐसा मजाक ना करे। तो ये थी दो दोस्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। समय आने पर उनकी मदद करनी चाहिए।